नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइटर जेट प्लेटफॉर्म के बारे में, चाइना और इंडिया के। और स्पेशली हम देखेंगे कि दोस्तों जब भी फाइटर जेट एक बनता है तो वो चाहे सफल हो या न हो, उससे हमें भविष्य के लिए बहुत सी चीजें मिलती हैं, प्लान मिलते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा तेजस फाइटर जेट, जिसे हम कई बार JF-17 से कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के, तो दोस्तों तेजस फाइटर जेट ने टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन दोस्तों हम उस टाइम को अफोर्ड भी कर सकते हैं। हमारे पास नए फाइटर जेट परचेज करने के लिए पैसा भी है और इसके अलावा नया फाइटर जेट डेवलप करने का टाइम भी है। जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। उसने F-16 जो उसके पास थे वो पुराने हो रहे थे, अमेरिका ने एड देनी बंद कर दी थी, नया वह खरीद नहीं सकता था ज्यादा संख्या में। तो ऐसे में उसे एक फाइटर जेट बनाना ही था और चाइना का रिजेक्टेड प्रोडक्ट उसके हाथ में आ गया और चाइना ने भी इसलिए उसे यूज किया ताकि उसको कुछ फंडिंग मिल जाएगी। और यही एक कारण था और चाइना ने खुद उस फाइटर जेट को नहीं लिया, केवल पाकिस्तान के लिए रखा है। और जब दोस्तों कोई फाइटर जेट बनता है तो उसके ऊपर वेपन सिस्टम भी लगाए जाते हैं, रडार भी लगता है। तो ऐसे में दोस्तों एक नॉर्मल सा फाइटर जेट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो तेजस है उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं चाइना के फाइटर जेट को लेके। दोस्तों चाइना ने सबसे पहले जब अपना फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू किया तो उसने रशिया से फाइटर जेट खरीद के उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके F-6 से लेके J-8 तक कुछ एक फाइटर जेट बनाए, जो कि दोस्तों थोड़े से इंप्रूव्ड भी थे लेकिन लाइट क्लास फाइटर जेट थे। और 80s के अंदर चाइना ने मीडियम क्लास फाइटर जेट को बनाना शुरू किया। और दोस्तों ये फाइटर जेट इसराइल के लेवी प्रोग्राम से डिजाइन लेकर बनाने शुरू किए गए, क्योंकि इसराइल ने अपना ये प्रोग्राम बंद कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह चाइना ने सबसे पहले J-10 फाइटर जेट के ऊपर काम शुरू किया। इसके अंदर दोस्तों उसने इसराइल से मदद ली, डिजाइन लिया, सारी चीजें ली। और उस समय इसराइल को पैसों की जरूरत थी और चाइना के पास पैसा था, तो इसलिए उसका काम बन गया। इनिशियली दोस्तों उसने रशियन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे उसे चाइनीज टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करता गया और उस पर इंप्रूवमेंट भी आती गई। और इस तरह दोस्तों चाइना ने टोटल 400 J-10 बनाए, जो कि A, B और C वेरिएंट के अंदर आए। और चाइना ने दोस्तों इसकी सारी एंटायर फ्लीट शुरू की और साथ ही दोस्तों सोवियत सुखोई 27 और सुखोई 30 की भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी बनाई गई। तो दोस्तों जब J-10 बनाया जा रहा था तो इस तरह चाइना ने काफी लोकल टेक्नोलॉजी भी विकसित की, क्योंकि कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें उसके नो हाउस पता लगने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही चाइना ने एक बहुत बड़ी मैन पावर भी खड़ी कर ली, जो फाइटर जेट बनाने के अंदर या इस तरह के काम करने के अंदर पारंगत हो गई। और बाद में उसी मैन पावर का इस्तेमाल चाइना के J-20 और J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट को विकसित करने में भी किया गया। वहीं दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को हार्ड रूट लेने के लिए कहा, यानी कि एक लॉन्ग वर्क किया गया तेजस प्रोग्राम के ऊपर, जो कि लाइट क्लास का फाइटर था। लेकिन दोस्तों जब ये बन गया है तो ये ऐसा फाइटर जेट है जो किसी भी वार को जीत सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग अभी ये बात करते हैं क्योंकि तेजस फाइटर जेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इंडिया का शिफ्ट अब लाइट क्लास फाइटर से मीडियम वेट फाइटर की तरफ है, तो इससे क्या तेजस लाइट क्लास अपग्रेड कर पाएगा या नहीं। और दोस्तों जब तेजस MK2 प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कि मीडियम वेट कैटेगरी से पहले की बात कर रहा हूं, तो उस समय ये स्मॉल प्रोग्राम था। इसके अंदर सिर्फ इंजन को चेंज करने के बारे में, मॉडर्न एवियोनिक्स लगाने के बारे में, नया रडार लगाने के बारे में प्लान किया गया, ताकि करंट तेजस MK1 अपग्रेडेड हो सके। और इसके डिजाइन के अंदर भी कोई चेंज नहीं किया गया, केवल 1.5 मीटर फ्यूसीलेज प्लग को लगाने का फैसला किया गया था, जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाती, लेकिन इसकी रेंज और एडिशनल वेट की वजह से पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की क्षमता कम हो जाती। लेकिन दोस्तों रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और HAL ने फाइनली IAF को इस बात पे कन्विंस कर लिया कि तेजस MK1 के अंदर किसी तरह का भी इंजन चेंज नहीं करते, जबकि इक्विपमेंट और एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जा सकता है बिना MK2 फाइटर जेट की नीड के। और दोस्तों इससे ADA को ये टाइम मिल गया और उसने MK1 के ऊपर और ज्यादा डिजाइन के अंदर चेंजेस करने शुरू कर दिए और फाइनली हमें मीडियम क्लास का फाइटर जेट मिल जाएगा। तो अब दोस्तों तेजस MK2 जो है वो मीडियम वेट फाइटर की कैटेगरी के अंदर आएगा और जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 70.5 टन होगा, और जो हमारी मिराज 2000 MiG-29 जगुआर की एंटायर फ्लीट को रिप्लेस कर देगा। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 3 अलग अलग देशों के प्लेटफॉर्म को हमारा
होम ग्रोन फाइटर जेट रिप्लेस करेगा और इसके अलावा तेजस MK1 हमारे मिग 21 फाइटर जेट को रिप्लेस कर देगा। तो दोस्तों अंत में इतना कहना चाहूंगा कि इस बात के मायने बहुत बड़े होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास चाहे मीडियम वेट कैटेगरी के अंदर या फिर लाइट वेट कैटेगरी के अंदर जो भी फाइटर जेट होंगे अगले 5 से 10 वर्षों के अंदर, वो सारे लोकली मेड होंगे। उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो हमें किसी देश की ओर देखने की जरूरत नहीं, हमारे पास खुद का सोल्यूशन होगा। इसके अलावा हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ इसको अपग्रेड करने में, और 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है उसके ऊपर काम शुरू करने के अंदर होगा। दूसरा दोस्तों, वर्ल्ड वाइड आप देखिए 5th जनरेशन फाइटर जेट केवल अमेरिका के पास है। रशिया भी अभी उस पर हाँ ना की स्थिति के अंदर है, क्योंकि इंडिया के साथ जाना था, अभी उसके फाइटर जेट का कुछ पता नहीं है। चाइना का फाइटर जेट भी अभी कंफर्म नहीं है कितना इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों जब इंडिया का फाइटर जेट आएगा तो रियल मायने में अमेरिका के बाद इंडिया का ही फाइटर जेट होगा, जो 5th जनरेशन कैटेगरी का होगा। AMCA की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये फायदा है कि जब आप एक टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, न कि उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी अन्य देश का प्रोडक्ट उसको मॉडिफाई करके आप इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।